अगर आपसे पूछा जाए कि एक चौकीदार का धर्म क्या होता है, तो बेशक आपका जवाब होगा कि जिस चीज की चौकीदारी की जिम्मा एक चौकीदार को सौंपी जाए, वह उसकी जी जान से हिफाजत करे, हर हाल में उसे दूसरों के हाथों में जाने से बचाए। क्या आप चाहेंगे कि जिस चीज की हिफाजत के लिए आपने उसे चौकीदारी पर लगाया है, वह उसे आपसे ही छीन ले जाए? शायद आप ऐसा कभी नहीं चाहेंगे। तो फिर देश की संपत्तियों की रक्षा करने का दंभ भरने वाले हमारे चौकीदार एक एक कर हमारी सरकारी संपत्तियों को हमसे छीनकर निजी हाथों में क्यों सौंप रहे हैं? नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। कोरोना के कारण उपजे बुरे हालातों का दौर लंबा खींच रहा है। मूडीज नामक वित्तीय आकलन करने वाली संस्था ने अपने अनुमान में इस वित्तीय वर्ष में देश की जीडीपी में वृद्धि दर को घटाते घटाते 0% तक पहुंचा दिया है। प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्रियों से कोरोना से लड़ने की अपील करते हैं, तो वो केंद्र सरकार से आर्थिक पैकेज की मांग करते हैं। उधर केंद्र सरकार का आलम यह है कि वह एक एक कर सरकारी संस्थानों को बेचकर घाटा पूर्ति करने में जुटी है। सरकारी संस्थानों का निजी हाथों में जाना आम जनता के लिए कतई फायदेमंद नहीं हो सकता। किसी भी संस्थान के निजी हाथों में जाने से सरकार की जवाबदेही खत्म हो जाती है। इसका नतीजा होता है कि जो संस्थान सरकार के अधीन रहते हुए जनता के प्रति सहानुभूति रखती है, वही निजी हाथों में जाते ही निष्ठुर बन जाती है। कोरोना काल में निजी संस्थानों की क्रूरता हम सभी देख ही रहे हैं। क्या आपने इस कोरोना काल में किसी सरकारी कर्मचारी को नौकरी से निकालने की खबर सुनी है? मैंने तो नहीं सुनी है। हाँ, इतना जरूर हुआ है कि सरकारी कर्मियों के वेतन में कटौती की गई है, महंगाई भत्ते आदि रोक दिए गए हैं। कुछ लोगों को वीआरएस जरूर दिया जा रहा है, वह भी एक सम्मानजनक राशि के साथ। वहीं निजी क्षेत्र की कंपनियों पर नजर डालें तो लाखों लोगों को एक झटके में नौकरी से निकाल दिया गया। मीडिया भी अब कोरोना को लेकर सिर्फ मरीजों की आंकड़ा तक सिमट कर रह गया है। वह आर्थिक तंगी से मरने वालों को लेकर हल्ला मचाना तो दूर, खबर दिखाने से भी बचता है। कोरोना के कहर से बेरोजगार हुए लोगों की व्यथा को उसका कैमरा पसंद नहीं करता। उसे तो राफेल पसंद है। उसे तो राजस्थान का ड्रामा दिखाने में मजा आता है। बड़े बड़े चैनलों के स्टूडियो में कोरोना से उपजे हालातों पर चर्चा नहीं होती। कोरोना के कारण बेरोजगार हुए लोगों की दुर्दशा पर बहस नहीं होती। वहां तो भूमि पूजन में कौन जाएगा, किसे जाना चाहिए, किसे नहीं जाना चाहिए, इन बातों पर बहस करना अच्छा लगता है। अगर निजीकरण पर बात करें तो आखिर क्या कारण है कि जो संस्थान सरकार के अधीन रहते हुए घाटे में जा रही होती है, वही निजी हाथों में जाते ही सोने की अंडा देने वाली मुर्गी बन जाती है। दरअसल सरकारी संस्थानों के प्रति सरकार खुद ही उदासीन रहती है। कभी कभी तो लगता है कि सरकार निजी क्षेत्र को लाभ पहुंचाने के लिए जानबूझकर सरकारी संस्थानों पर कुठाराघात करती है। भाजपा के सांसद अनंत हेगड़े ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बीएसएनएल के कर्मचारी गद्दार थे, इसलिए उन्हें हटाने का फैसला किया गया। उनका कहना है कि निजीकरण ही इसे ठीक करने का एकमात्र तरीका है। मैं हेगड़े साहब से पूछना चाहता हूं कि इन कर्मचारियों को गद्दार बनने का मौका किसने दिया? क्या सरकार अपने संस्थानों के कर्मचारियों पर लगाम नहीं रख सकती? उसे समय रहते सरकारी संस्थानों में मची लूट खसोट क्यों नहीं दिखती? जब कोई सरकारी संस्थान पूरी तरह खोखली हो जाती है, तो सरकार की नींद खुलती है और वह उसे निजी हाथों में बेच देती है। पहले लूट खसोट कर संस्थान को बर्बाद करना और फिर उसे बेच देना, इससे तो लगता है कि यह सब सुनियोजित तरीके से किया जाता है। यहाँ एक उदाहरण मैं बिहार राज्य पथ परिवहन निगम का देना चाहूंगा। 90 के दशक में बिहार राज्य परिवहन के कर्मचारियों को महीनों तक वेतन भी नहीं मिलता था। दरअसल तत्कालीन सरकार ने राज्य के हर रूट पर विधायकों और सांसदों को निजी गाड़ियां चलाने की पूरी छूट दे दी थी। कई विधायक तो ऐसे थे जिनकी सैकड़ों गाड़ियां चलती थी। दूसरी तरफ सरकारी उपेक्षा का शिकार बिहार राज्य परिवहन कल पुर्जे और नई गाड़ियों के अभाव में दम तोड़ दिया था। अब आप ही बताएं कि इस मामले में सरकार गद्दार हुई या कर्मचारी? आखिर क्या वजह है कि सरकारी कंपनियां कुछ ही दिनों में दम तोड़ देती हैं और निजी कंपनियां नित नए सफलता के झंडे गाड़ती हैं? इसके दो ही कारण हो सकते हैं। या तो निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकारी कंपनियों को जानबूझकर डुबोया जाता है, या फिर सरकार में वह काबिलियत नहीं होती कि वह अपने संस्थानों को संभाल सके